हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के एनालिसिस वीडियो में। भाई अब कुछ ही दिन रह गए जेईई मेन के। मेरी एक बात ध्यान रखना, ये बात तय है कि ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ी कई साल तक तैयारी करते हैं, बट जो अंत के महीने होते हैं, जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए भी वही टाइम आ चुका है। इस समय अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करो। एक बात अपने मन से निकालो कि आप ये सोचते रहते हो यार पहले ये कर लेते, पहले वो कर लेते। इस समय ये सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है कि हम क्या कर सकते थे। इस समय सिर्फ ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। हटाओ दिमाग से कि क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हो, इन पहलुओं पे ध्यान दो। केमिस्ट्री जेईई मेन का एक ऐसा प्लेयर जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है, और वो मार्क्स आपकी परसेंटाइल को बहुत ऊपर ला सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम ध्यान दें तो जेईई मेन और जेईई एडवांस की केमिस्ट्री में फर्क है। कई बच्चे इस फर्क को महसूस नहीं कर पाते। जेईई मेंस की जो केमिस्ट्री है वो आपकी फैक्चुअल नॉलेज को भी चेक करेगी, आपने कितनी मैक्सिमम एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, माइंड इट, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, इसको चेक करेगा। एडवांस डेप्थ में लेके जाता है, वो कम लेकिन डेप्थ में लेके जाने वाला पेपर है। तो अभी उसकी तरफ मत बढ़िए, जेईई मेंस की तरफ पहले बहुत ध्यान से बढ़िए। ये पूरा एनालिसिस जेईई मेन का रहेगा। जेईई मेन में केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इस समय ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखना बच्चों। ये वीडियो आपको बताएगा कि इन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। मार्क्स आते नहीं हैं, मार्क्स लाने पड़ेंगे। रैंक मिल नहीं जाता है भाई साहब कि परसेंटाइल मिल जाएगी, ये परसेंटाइल रैंक बनाने पड़ते हैं। तो आने वाले वक्त को आप पूरी लगन के साथ बैठिए, पढ़िए, समझिए। केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक जो आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये एक एनालिसिस है, एनालिसिस जेईई मेन के एग्जाम्स का जो लास्ट कुछ सालों में आया है। मैं आपको इस वीडियो में लास्ट 5 इयर्स जो मेजर आपके पास रहे हैं, ये जो एनालिसिस है ये तो मैंने आपको दिया है जो अभी लास्ट उसमें रहा है जेईई मेन के पेपर में, लास्ट ईयर के लास्ट सेशन में। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं पूरे इंफॉर्मेशन वो रहने वाली है लास्ट 5 इयर्स के पेपर में एवरेज क्या रहा है, किस टॉपिक से कितना अच्छा आपको मिला है। कुछ पहलुओं पर ध्यान देना। नाउ यू नीड टू पे मोर अटेंशन। एक पेन और पेपर लेके बैठो। इस वीडियो को फिल्म की तरह मत देखो कि हाँ हाँ मजा आ गया, नहीं। एक पेन और पेपर लेके बैठो। जो मैं बताने जा रहा हूं उन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से नोट करो। उन टॉपिक्स में से जो अच्छे आते हैं उनको तो बहुत अच्छे से लिया, उनको तो खाली क्वेश्चंस पे लेके जाओ। जो थोड़े कमजोर हैं उनके पर थोड़ा टाइम और दो। अपने नोट्स, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जरूर ध्यान देना। यहां पर भी प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं वीएमसी के चैनल पे, उस पर आप बिल्कुल नजर रखें। मेरे भी अभी वीडियो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर आगे आने वाले हैं, उन पर नजर रखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखिए और अपने नंबर अच्छे से लाइए। एनालिसिस करते हुए केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जेईई मेन के अंदर जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक बहुत जबरदस्त किताब है। सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन में छुपी हुई से क्वेश्चन बन के आए हुए हैं जेईई मेन के अंदर, तो बड़े ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं प्रीवियस के साथ साथ आप एग्जाम्पलर पे भी ध्यान दीजिए, एग्जाम्पलर वाले सवालों पे ध्यान दीजिए। देखिए बहुत सीधा लॉजिक है भैया, जेईई मेन का पेपर एक ऑल इंडिया टेस्ट है। ये उन बच्चों के लिए बनता है जो बच्चे आप मान लीजिए मेट्रो सिटीज में रहते हैं और रिमोट एरियाज में भी रहते हैं। तो कॉमन आपके एंट्रेंस और कंपटीशन के लिए एक बुक रखी गई है एनसीईआरटी। तो केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी फॉलो करनी है और एनसीईआरटी के अंदर लाइन बाय लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला पॉइंट मैंने आपको यह दिया है, आपने कर ही रखा होगा, नहीं भी कर रखा है तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। बच्चों के माइंड में कुछ होते हैं एक मिसकंसेप्शन कि चीजें तो सिर्फ याद करनी है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करनी है, इनऑर्गेनिक याद करना है, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट सिर्फ याद मत करिए। ऑर्गेनिक की रिएक्शन को समझने के लिए मैं बार बार यहां पर चैनल पे भी आपको बता चुका हूं, आगे ही बताऊंगा। 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो बहुत क्रूशियल होती हैं। आज इस वीडियो में वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। पहले मैंने क्या बोल दिया है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। और जो भी आप टॉपिक करेंगे, जो मैं बता भी रहा हूं, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करने हैं। अगर हम एनालिसिस देखें बच्चों तो एनालिसिस के अंदर आप एक ध्यान से देखिए, क्लास 11 से अगर हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। भैया मोल कॉन्सेप्ट के विषय में एक समझिएगा बात, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर बिल्कुल अगर देखा जाए तो अलग से नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। काफी जगह पर आप देखते हैं इन्वॉल्व होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक का, वहां पे घुसा देगा प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन देकर।
आपसे पूछेगा लेट से स्टेटोमीटर का सवाल, आपसे पूछ लेगा इक्विलिब्रियम का सवाल, आपसे पूछेगा लेट से इलेक्ट्रो का सवाल। मोल कॉन्सेप्ट तो हर जगह चलता ही है, बट इंडिविजुअली भी देखें तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने किन बातों पे ध्यान देना है। मैं अब ये नहीं कहता कि पूरे चैप्टर पे इस समय अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा ध्यान दो, नहीं, अगर पढ़ रखा है वेरी गुड, फिर तो प्रॉब्लम करिए। नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। याद है मोल, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म क्या बेटा, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब पे जरा ध्यान दीजिए, इन्हीं के सवालों पे ध्यान दीजिए, इनके इंटर रिलेशंस पे ध्यान दीजिए। ध्यान रखो इंटर रिलेशन, मोलैरिटी मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप आप जरूर ध्यान रखिए। मेरी इन बातों को लिख लो। तो ये भैया शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में हर जगह आप देख रहे हैं, तो ऑल इन ऑल सब जगह एक एक क्वेश्चन आया। यही छोड़ दो बस 29 जैन को जो शिफ्ट 1 थी वहां नहीं था, बट उनकी भरपाई उन्होंने शाम को कर ली थी। तो आपके पेपर में ऐसा तो नहीं है कि आपसे पूछ करेगा, मोल कॉन्सेप्ट जरूर करना है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, देखो जेईई मेन के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं होता, जनरली एक ट्रेंड देखा गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी के ऊपर बहुत जबरदस्त सवाल नहीं पूछे गए। आता है इक्विवेलेंट, अगर हम देखें तो वो जरूर आता है, बट बहुत डायरेक्ट नहीं है। अगर आपको अच्छे से आता है एसिड बेस टाइट्रेशन, बहुत अच्छी बात है, कुछ खास बात नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर करने होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के हम जानते हैं, सवालों में देखें कोई बहुत बड़े मुश्किल नहीं होती। बट अगर नहीं आती तो बहुत ज्यादा घबराए नहीं। अभी बेजर चीज ध्यान रखें जो मैंने बोला, कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके इंटर रिलेशंस पे। रेडॉक्स टाइट्रेशन की अगर बात की जाती है, यहां आप देख रहे हैं जनरली ये ट्रेंड है लास्ट से भी। अगर आप देखें तो अगर मैं एनालिसिस को देखूं ध्यान से, तो सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें पकड़ो। बड़ी बड़ी चीजें क्या है देखो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दिख रहा है भाई साहब, जबरदस्त। उसके बाद दिख रहा है आपको यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एवरेज क्वेश्चन है, सारे के मिला के 162, उसमें से आप देख रहे हैं तो 1/3 तो ये ले गया भैया। अब आपको दिख रहा होगा सर ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तो रट्टा लगानी होती है, गलत, ये गलत अप्रोच है, रट्टा नहीं लगानी होती। पीरियोडिक टेबल ध्यान से रखना, पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ऐसा लगता है कि सवाल पी ब्लॉक से है, कई बार ऐसा लगता है कि सवाल पी ब्लॉक से है, होता वो पीरियोडिक से है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत मेजर पार्ट है। और ये सिर्फ मैं कह दूं कि इनऑर्गेनिक के अंदर ले लो वैसे, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया है अब तक, 11th का ये पोर्शन वीक है, तो बैठिए 2 दिन लगाइए इस पे, इसको अच्छे से करिए, इसके प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए, ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें इसके अंदर करनी है। जब मैं बात करता हूं पीरियोडिक टेबल की, तो वहां पर प्रॉपर्टीज के वेरिएशन की बात है, प्रॉपर्टीज के वेरिएशंस की बात है बच्चों। याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, अरे भैया लैटिस एनर्जी। अब इन सब के वेरिएशन जो मैंने बोले, ये देखेंगे आप ग्रुप वाइज, देखेंगे आप पीरियड वाइज। फिर सो कॉल्ड कुछ एक्सेप्शंस, सो कॉल्ड क्यों बोले, एक्सेप्शन तभी होता है केमिस्ट्री में जब उसे कॉन्सेप्ट ना मालूम हो। जनरली आप देखेंगे तो एक्सेप्शंस आपके क्या होते हैं, या तो वहां घुस जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप 3 में आप, ग्रुप 13 की जब बात करते हो बोरोन वाले में, तो आप कहते हो ना भाई कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी +3 से +1 पे आ गई। अरे काहे, क्योंकि लोन पेयर आ गया जी। कौन सा लोन पेयर, इनर्ट पेयर, लोन पेयर नहीं, कौन सा आ गया, इनर्ट पेयर। फर्क याद है लोन पेयर इनर्ट पेयर में, ध्यान रखना। यहां मैं बात करने जा रहा हूं, जब भी आ रहा है तो इनर्ट पेयर, अरे भैया इनर्ट पेयर आ रहा है, +3 से स्टेबिलिटी +1 में चली गई ऑक्सीडेशन स्टेट की, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 14 वाले में भी था, +4 से +2 चली गई। लेड के तो भयंकर सवाल आते हैं +4 से +2 के अंदर ऑक्सीडेशन को लेकर, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया। हम रोते रहते हैं तो एक्सेप्शन हो गया, ध्यान से देखो भाई। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, वो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर सवाल। तो प्रॉपर्टीज की वेरिएशन में इन बातों को ध्यान देना है कि यहां पर कहीं पुअर शील्डिंग इफेक्ट का तो मसला नहीं है, यहां पर कहीं इनर्ट पेयर का इफेक्ट तो मतलब मसला नहीं है, इन पे ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज की वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नजर रखिएगा, ऑर्गेनिक के अंदर छाया हुआ रहता है ये, यस और नो।
तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपसे कहा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, अरे भैया एसपी ब्लॉक एलिमेंट। बट जनरली जेईई मेन के जो सवाल रहेंगे, बार बार कह रहा हूं, प्रॉपर्टीज के वेरिएशन पे रहेंगे, तो वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल से लग रहा है कि एसएनपी ब्लॉक से पीरियोडिक टेबल से। दूसरी बात, इन सभी चैप्टर्स में, खासतौर पर 11th में देखा होगा आपने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो एनसीईआरटी में है, फिर जो 12th में है पी ब्लॉक का, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी के बीच में इन एलिमेंट्स की कुछ खास प्रॉपर्टी दी होती है। आप चेक करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूजेस के ऊपर क्वेश्चन है। बेरिलियम वाला क्वेश्चन तो भी रिसेंटली आया है आईआईटी जेईई में, डायरेक्ट उठा लिया मेंस में उसने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से ही उठाता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जनरली बच्चे कहते हैं याद ही तो करना है, कर लेंगे, अभी तो 1.5 महीना है, अभी तो महीना है, अरे कर लेंगे, अभी तो 20 डेज है, अरे अब तो 5 डेज रहेगा, अब क्या करेंगे। तो ये मत करिएगा। इनऑर्गेनिक के अंदर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक के अंदर, यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत मैटर करती है। इनऑर्गेनिक में आप जब पढ़ते हैं तो आपके नोट्स बहुत मैटर करते हैं, और एंड टाइम पे वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो काम आएंगे। तो ये जरूर रखिएगा ध्यान, अभी है वक्त, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो एक टॉपिक मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो रहता है ये नीचे देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जेईई मेन का ये टॉपिक बहुत क्रूशियल है, एनसीईआरटी, इस चैप्टर के लिए तो एनसीईआरटी सब कुछ है, इस चैप्टर में कुछ और नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ लो भैया, क्या, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, छोड़ मत देना। देखो इसको, इसमें एक सवाल आएगा, झट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। चलिए, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अब मैं चलता हूं, ये कुछ मैंने बताए बड़े बड़े, एक आप ये देख सकते हैं बॉन्डिंग, ये रहा, देखो अकेला ही बॉन्डिंग पड़ा है यहाँ पर। ये अभी लास्ट वाले, लास्ट को देख रहे हो तो 14 दिख रहे हैं, लेकिन ये जनरली अगर देखा जाए तो ये बहुत मेजर पोर्शन लेता है। और मैं तो हमेशा कहता भी हूं कि अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से हो गए, कौन कौन से बेटा, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 3 अच्छे से हो गए तो मान लो कि 70-75% तो इनऑर्गेनिक हो गया। ये 3 अच्छे से हो गए, बस ये मेजर पोर्शन है। और आपको दिख भी रहा होगा, देखो पीरियोडिक ब्लॉक में घुस जाएगा, बॉन्डिंग आपको दिख रहा है, और यहीं पर 12th वाले में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखेगा। ये देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दिख रहे हैं भैया, 30 सवाल। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एनालिसिस का मतलब ये है, खाली टेबल देख के खुश हो जाते हैं बच्चे कि हाँ जी टेबल दिख गई, मालूम हो गया चैप्टर से कितने, अरे चैप्टर से कितने नहीं, जो सबसे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं चैप्टर, उन पे अटैक करो। चल रहा है ना वर्ल्ड कप अभी, बैट्समैन क्या करते हैं, जो थोड़ा सा वीक बॉलर होता है, जो ज्यादा स्कोर कर सकता है, उस पर ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है ना। तो आपको भी देखो, जहां से ज्यादा स्कोरिंग मिल रही है उन चैप्टर्स पे ज्यादा अटैक करो, वहां से आने के नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, कहां से दिख रहे हैं बेटा, ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हर पेपर में 4-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो जो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन डेडली है, इस पे ध्यान दो। सर मैं 11th रिवाइज करूं, मैं क्या रिवाइज करूं, पता लग गया क्या रिवाइज करूं, पहले इन पे बहुत फोकस करो। एनालिसिस आपकी आंखें इस तरह खोलता है, खाली टेबुलर फॉर्म में देख के नहीं, इस तरह ही खोलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया, किन किन पे बहुत फोकस करना है। पहली बात तो फिर समझ लो, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, ये 3 चैप्टर बहुत क्रूशियल हैं, जैसा मैंने कहा है ना। बॉन्डिंग में भी अगर आप ध्यान दें तो किन पे बहुत ध्यान देना है, अरे डायपोल मूवमेंट, फेजान रूल, वही है ना कि बॉन्ड के, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बीच की जो स्थिति है उसकी बात की जा रही है। फिर वो तो है ही BSE-PR और आपका अपना हाइब्रिडाइजेशन और MOT, इन पे जरूर ध्यान। बॉन्ड ऑर्डर, वो ध्यान रखना भैया कि बॉन्ड ऑर्डर, कई बार बच्चे गलती करते हैं, बॉन्ड लेंथ और वही एनर्जी और वही स्टेबिलिटी, ये ध्यान रखना है। मामला क्लियर है जी। तो ये MOT से समझ में आएगा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो O2, O2, वो सारे निपटा लो, घबरा क्यों रहे हो, आराम से हो जाएगा मामला। तो दिख रहा है भैया यहां पर। अब आप ध्यान से देखिए, आपको फिर दिख रहा है यहां पर कि गैसियस स्टेट और ये सब चैप्टर, यानी सबसे पहले नजर किससे मारनी है। देखो जेईई मेन के पेपर में जनवरी में जो बच्चे अभी 12th में चल रहे हैं, जो पास आउट हैं, वो तो आराम से चीज़ों को जानते हैं, वो तो कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी तो हमारी हो गई पास आउट की, एक कैटेगरी हो गई हमारी जो 12th में बच्चा अभी,
वो 12th के इस समय चीज़ों कर रहा है और उसमें उसको फिर भी थोड़ी पकड़ अच्छी होती है एज कंपेयर टू 11th। ये सच होता है। तो अगर आप 12th के टॉपिक्स के अंदर अच्छी पकड़ रख रहे हैं तो अभी घबराएं नहीं। ये मत सोचें कि 11th हमारा कमजोर था तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। 11th में केमिस्ट्री के कुछ ही पोर्शन पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला कि आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री SNP ब्लॉक जो NCERT में दिया हुआ उसकी लाइन बाय लाइन पे ध्यान दीजिए, वो बहुत जरूरी है। लिख के देखिए उसको। सर अभी टाइम है? हाँ बिल्कुल है, कर सकते हो, इतना ज्यादा नहीं है उसमें, घबराएं नहीं। उसके बाद जिन बच्चों का, मैं बार बार बोलूंगा, जिन बच्चों का 11th थोड़ा सा मजबूत था वो लोग ध्यान देंगे एक तो इन 3 सेगमेंट पे एक साथ। यूज इट एज अ यूनिट, यानी मैं कह रहा हूं गैसियस, थर्मो और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और गैसियस स्टेट। यूज इट एज अ यूनिट, मतलब विद इन अ डे करो उसको अगर अच्छा है। और अच्छा नहीं है तो फिर 3-4 टॉपिक पे ध्यान दो। हेसेस लॉ पे ध्यान दो, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रियल गैस इक्वेशन पे ध्यान दो। क्या बोला मैंने? मॉडिफिकेशन ऑफ रियल गैस पे ध्यान दो, रियल गैस इक्वेशन। ग्राफ पे ध्यान दो गैस लॉ के, ठीक है। वो जो टेम्परेचर के वेरिएशन पे आ जाएगा, जो वॉल्यूम के वेरिएशन पे आ जाएगा, उन ग्राफ पे ध्यान दो। जिनका अच्छा है वो ज्यादा टाइम दे दें, जिनका नहीं है वो इन्हीं टॉपिक पे ध्यान दें। गैस के अंदर क्या बोला मैंने? रियल गैस इक्वेशन के मॉडिफिकेशन पे। क्वेश्चन रियल गैस इक्वेशन से ज्यादा उसके मॉडिफिकेशन पे आता है, ये ध्यान रखिएगा। गैस लॉस के ग्राफ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फंसता है। हेसेस लॉ पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। और उस गिब्स की इक्वेशन है स्पॉन्टेनिटी वाली, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। वो आता ना टेम्परेचर बताइए कब जाके ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। डेल एच डेल यू के रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिएगा। और डब्ल्यू के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले पे ध्यान दीजिएगा, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। ये जो मैंने बोला है, ठीक है, इसको चाहो तो रिव्यू करके वीडियो को पीछे ले जाके फिर ये पॉइंट नोट कर लो, ये तो करना ही है, ये ध्यान रखना। तो इन चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आ रहा है इक्विलिब्रियम, यहां पर आगे केमिकल और आयनिक। केमिकल और आयनिक एक बड़ा प्यारा पार्ट हो जाता है। इसमें ली शैटेलियर प्रिंसिपल के ऊपर भी सवाल अच्छे बन जाते हैं, के इंटर रिलेशन पे बन जाते हैं, और जो कि टफ नहीं होते, जो इजीली किए जा सकते हैं। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर बफर के साथ क्या करेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से कैसे करेंगे। अरे रुक जाओ, जो हो सकता है वो तो आराम से देखो। मैंने क्या क्या बोला? के ऊपर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। के दे देगा 2-3 रिएक्शंस का, स्क्वायर कर दिया तो बताओ क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, यानी इंटर रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ली शैटेलियर प्रिंसिपल एनसीईआरटी में भी सवाल हैं, आप देखेंगे बैक एक्सरसाइज में, उनसे भी बहुत अच्छा बनता है। लास्ट में जो वो 73 के आसपास क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, दिल से बताना क्या किए हैं कभी, और नहीं किया और फिर कहते हो कि नहीं भाई हमसे तो इक्विलिब्रियम होता नहीं। एक बार करो ना, बैठिए करिए। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के पहले 73 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू पे आइएगा, बिल्कुल अब पता लग जाएगा आपको कहां से उठाए जाते हैं वो। तो ये 15 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली इक्विलिब्रियम का सवाल ही इलेक्ट्रो और चैप्टर्स के साथ मिक्स करके दिया जाता है, जनरली मेंस में नहीं दिया जाता है, एडवांस में आता है, परंतु फिर भी इस पे ध्यान देना है। पता लग गया कैसे चलना है। जिन बच्चों का 11th बहुत कमजोर था वो खाली मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, पीरियोडिक पे ध्यान देंगे, बॉन्डिंग पे ध्यान देंगे, अभी तक जो बताया है। वो खाली ध्यान देंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में रियल गैस इक्वेशन के मॉडिफिकेशन पे, हेसेस लॉ पे, गिब्स की इक्वेशन पे, वो ध्यान देंगे ली शैटेलियर पे, वो ध्यान देंगे सीधा सीधा देखा जाए तो पीएच निकालना है किसका, नहीं हो पा रहा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कोई दिक्कत नहीं, इस पे ध्यान दो। पीएच निकालो वीक एसिड बेस का, बफर के अंदर निकाल लो, ठीक है, ये सब कर लो खाली, और मत घबराओ। कर सकते हो तो एनसीईआरटी का 73 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का कर लो। दूसरी बात, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो तो भैया चलते जाएं सीक्वेंस में, वो तो पहले मोल कॉन्सेप्ट करें, उसके बाद गैसियस पे चले जाएं, वो गैसियस, थर्मो और थर्मोडायनेमिक्स को एक साथ करें एज ए यूनिट, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा टेस्ट दें,
फिर आगे चलें, आयनिक और केमिकल को एज अ यूनिट पढ़ें। क्लियर है बात? अब जनरली बच्चे परेशान होते हैं 11th के अंदर, जो ज़्यादा टेंशन होती है वो एक्चुअली में इन दो सेगमेंट की होती है। वो कहते हैं सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। अब देखो ध्यान से देखो, 51 क्वेश्चन तो आउट ऑफ 162 आपको पीरियोडिक और रिप्रेजेंटेटिव से मिले 11th वाले से, यानी 11th का 1/3 पोर्शन तो लास्ट ईयर में यही रहा। और जनरली ये ट्रेंड भी है ऑन एन एवरेज, घबराए नहीं। यानी मुझे अगर पीरियोडिक अच्छा कर लेता हूं, मैं हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक कर लेता हूं 11th वाला एनसीईआरटी से, जिसमें मुझे कायदे से 2 से 2.5 दिन लगेगा, बहुत नहीं बट लगाना पड़ेगा। वो बिंज वॉच करते हो ना वेब सीरीज को, इसको बिंज वॉच करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो ये मैंने जो पहले कहा था, मार्क्स मिलेंगे नहीं, लाने पड़ेंगे, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा 51 1/3 तो आपको यही दिख रहा है 11th का। दूसरी चीज आप देखें ध्यान से, यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कहां से? ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक है ये, इंट्रोडक्शन और जो जीओसी आप देख रहे हैं और हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक है ये। जनरली बच्चे नॉमेनक्लेचर गायब कर देते हैं। क्यों कर देते हो भाई? क्वेश्चन आता है। 12th की एनसीईआरटी देखी है, हर चैप्टर के जो पहले 4 चैप्टर आप देखते हैं ऑर्गेनिक के मेन चैप्टर्स, उसमें हर चैप्टर के पहले 2 से 3 सवाल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में नॉमेनक्लेचर के हैं। करते हम हैं नहीं कि पता नहीं क्यों, उन्हें करना बहुत जरूरी है। देख रहे हो, मैं बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो वैसा करो, लिमिटेड मैं आपको कह रहा हूं, बट आप उस पर फोकस करिए। ट्रेंड वही है, मजा आ जाएगा। अब कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये हमारा जो है ऑर्गेनिक जो था वो 11th का वीक था। अरे ध्यान से देखो, यहां पर आपके रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव, याद है इंडक्टिव इफेक्ट, एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये वाले एक दिन लगाओ देखो। वैसे इनके ऊपर भी सवाल कैसे आएंगे, इनके ऊपर इंडिविजुअल ये सेक्शंस के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर वीडियो आ रहे हैं यहाँ पर। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लो भाई, फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे पास। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक में इफेक्टिवली सारी रिएक्शन आप एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी उसी को एनहांस और डिक्रीज करेंगे, तो वहां पर इस बात को पकड़ना है। आइसोमेरिज्म जनरली मेंस के अंदर देखा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं, 12th की वाली ऑर्गेनिक से मिक्स करके आ जाते हैं। कायरल कार्बन पहचानिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स के अंदर, ऐसे सवाल देखे होंगे, उनमें आ जाता। तो घबराओ नहीं उसको लेके। देखो मैंने बार बार कहा, ये वक्त घबराने का नहीं है, ये वक्त ये सोचने का बिल्कुल नहीं है कि क्या कर सकते थे, ये वक्त है ये सोचने का क्या कर सकते हो। ठीक है, और ये सब चीजें कर सकते हो, ये आपके इस पीरियड में अचीवेबल है, ये टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो बेटा ये 11th में अगर मैं कहूं जिनकी तैयारी कम है, वो फोकस करेंगे पीरियोडिक पे, बॉन्डिंग पे और इनऑर्गेनिक पे, वो फोकस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, वो फोकस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के उन पॉइंट पे जो मैंने बताए, स्टेट्स ऑफ मैटर के उन पॉइंट पे। बाकी लोग पूरा करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जिन लोगों की तैयारी कम है वो लोग कोशिश करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है इसके अंदर क्या क्या कर लें, वो के इंटरलेशन कर लें, वो लेट्स से ली शैटेलियर कर लें, और वो जो है थोड़ा बहुत बफर वगैरह की क्वेश्चन देख लें, ज्यादा परेशान ना हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जरूर देख लें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन डेफिनेटली आपके नजर आ सकता है। क्या बोला मैंने? सॉल्युबिलिटी और सॉलिडिटी प्रोडक्ट। ज्यादा घबराए नहीं, इन पे फोकस करें। जिनकी तैयारी अच्छी है वो जरूर चलें। अब जिनकी ऑर्गेनिक वीक है, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हैं 20 सवाल दिख रहे हैं आपको, और यहां भी अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक में तो यहां से शुरू हो जाएगा ये एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यहां से आ गया। देखिए एल्काइल हैलाइड से लेकर यहां तक चला गया, अमाइंस तक। तो अच्छा खासा पोर्शन रहेगा ऑर्गेनिक का भी। सर क्या करें, ऑर्गेनिक तो हमारी वीक है। जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है इस समय, उनको मेरी सलाह रहेगी, 2 कैटेगरी बांट रहा हूं। जिनकी ऑर्गेनिक जिनको लगता है अच्छी है, उनको लेके मेरी सलाह रहेगी, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाएंगे, ठीक है जी, और पहले पेज से लेकर एनसीईआरटी के 12th के अमाइंस के लास्ट पेज तक आप करते चले जाएंगे बिंज सिटिंग करके। इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएंगी कन्वर्जन्स, इनके बीच में बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, उन पे नजर रखेंगे, उन्हें अच्छे से करेंगे। कन्वर्जन नहीं करी है तो करेंगे, कर ली है तो दोबारा करेंगे, और ये सोचेंगे क्या ये और किसी तरीके से भी हो सकता था।
मेरी लाइन जो बोल रहा हूं इसको लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने का सबसे बढ़िया मेथड रहता है कन्वर्जन करने का, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, उन्हें आप करिए। बहुत सारे कन्वर्जन है एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं, जेईई मेन के लिए तो हमेशा कहता हूँ 10.11, 14, 10.19, 12.15, 12.17 और अमाइंस के वो लास्ट वाले दे रखे हैं सीक्वेंस वाले, उन पे ध्यान दीजिए। ठीक है जी बच्चों, इतना जरूर करना। जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी है वो अब क्या करे, वो ये तो करे ही जो मैंने बोला। जिसकी वीक है, अच्छा अच्छी वाले तो होगा, वीक वाला जो अच्छे वाले तो ये कर दिया, पहले एनसीईआरटी कर ली, फिर एग्जाम्पलर ट्राई कर लो। एग्जाम्पलर होने के बाद ये नहीं कि एग्जाम्पलर नहीं करेंगे हम तो नहीं, कौन सी किताब करेंगे, पहले ये कर लो भाई, उसके बाद पीवाईक्यू ट्राई कर लो। मेरी एक बात ध्यान रखना, करना एक ही सिटिंग में, 3 से 4 घंटे की सेटिंग अब लगाना शुरू करो। पेपर देने जाओगे ना, मान लो तुम्हारी जेईई मेन की शिफ्ट है 9 से 12 की, रिपोर्टिंग टाइम कर देंगे वो 7, 7:30 का। 7 बजे वहां पहुंचना होगा तो 6 बजे तो निकलोगे, घर से दूर होता है। सुबह सुबह 5 बजे रेडी होना शुरू हो जाओगे, तो 5 बजे से 12 बजे तक ये बहुत क्रूशियल होता है। दिन की भी शिफ्ट है तब भी लगभग 6-7 घंटे का टाइम लगेगा, तो सिटिंग टाइम बढ़ाओ। और जितने बच्चे रात में पढ़ रहे हैं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि रात में पढ़िए, बट ध्यान रखिए पेपर दिन में होना है। कुछ बच्चे रात में लेट तक पढ़ते हैं, सुबह लेट तक सोए रहते हैं, तो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक पेपर वाले दिन तो सोने के मूड में होगी, तो दिमाग एक्टिव कैसे होगा, तो फंस जाओगे। इन बातों का ध्यान देना है। इन सब बातों को जो बोल रहा हूं ये एक रियलिस्टिक बातें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब ये समझिए, यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो 12th के अंदर कुछ बहुत ही चुनिंदा से ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े मजेदार रहेंगे, और वो क्या हैं देख रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। ऑन एन एवरेज अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात करूं, लास्ट 5 ईयर्स में जो एवरेज देखी गई है मैंने, लगभग 10 से 12% जो यहां दिख भी रहा है आपको, वो क्या रहता है, वो काइनेटिक्स रहेगा, और इतना ही ये वो इलेक्ट्रो रहेगा, इतना ही काइनेटिक्स रहेगा। लास्ट ईयर भी यही रहा आपका, दिख रहा है आपको। 12th के जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं 12th की, कंपैरेटिवली उनका 12th बेटर होता है 11th के मुकाबले। तो इलेक्ट्रो काइनेटिक्स और सॉल्यूशन आपके बहुत मजेदार होते हैं, दिख रहा है जी, इलेक्ट्रो काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि भाई साहब प्रीवियस क्वेश्चन तो जरूर करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जेईई मेंस के लिए भी लास्ट 3 सालों के एडवांस में आए हुए सवालों को जरूर देखें, इस एडवाइस को नोट करें, हेल्प करेगा आपको, जबरदस्त हेल्प करेगा। काइनेटिक्स में उस पोर्शन को जरूर पढ़ें एनसीईआरटी से जहां टेम्परेचर डिपेंडेंस दे रखा है, ठीक है, और एग्जाम्पलर दोनों के करने हैं। सॉल्यूशन कंपैरेटिवली आसान रहता है, बट फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के साथ, आई फैक्टर के साथ वो लिंक करेगा, कहीं ना कहीं पे घुमाएगा, तो आई वाले क्वेश्चन जरूर देखें। जिनकी कमजोर है इलेक्ट्रो काइनेटिक्स वगैरह, तो उन्हें क्या करना है, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो काइनेटिक्स वगैरह में, काइनेटिक्स में ध्यान रखना बच्चों, हाफ लाइफ वगैरह के क्वेश्चन, ये जो हाफ लाइफ की बात होती है, ठीक है जी, टी हाफ जिसे कहते हैं, और इनके रेशो, ठीक है, 3/5 लाइफ हो गई, 1/4 लाइफ हो गई, इन सब के रेशो बहुत जरूरी हैं। 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, के की यूनिट का ध्यान रखना, और अरेनियस वाली जो थ्योरी वगैरह उसका ध्यान देना, ठीक है जी, ये जरूर देखना। और याद है एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी फिर से आ गई, जो मैं कह भी रहा था अभी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो पार्ट है के साथ, वो जरूर ध्यान देना है। जिसका कमजोर है, जिसने अभी एनसीईआरटी भी नहीं देखी, तो प्लीज मेरा सजेशन है एनसीईआरटी जरूर देखें। वो लास्ट के 3 सवाल हैं बैक एक्सरसाइज के, वो भी बहुत क्रूशियल तरीके से देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इलेक्ट्रो में बीच में एक सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, जहां पर सेम सेल दिया है और एक का हमें दे रखा है लेट्स से कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी, और दूसरे का पूछा है, तो वहाँ सेल कांस्टेंट, बेसिकली एक ही सेल है तो सेल कांस्टेंट सेम है। ये सवाल जरूर देखा होगा आपने, नहीं देखा तो जरूर देखें आज, ठीक है। इलेक्ट्रो में ये देखना है, सॉल्यूशन के अंदर भी एक बार एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करनी है। इलेक्ट्रो के अंदर बैक एक्सरसाइज में इतना अच्छा सवाल आपको, ज़्यादा सवाल और बेटर सवाल नहीं मिलेगा,
एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पे जोड़ दीजिएगा, पीवाईक्यू पे जोड़ दीजिएगा, अपने स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक्स के अंदर आपको एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी पे भी ध्यान देना वैसे ही है जैसे बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन में भी बहुत अच्छा है पीछे का, वो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे, सरफेस केमिस्ट्री देख रहे हैं आप। सरफेस केमिस्ट्री टक्कर दे रही है सॉल्यूशन और ये आपका यहां पर देखिए 11 सवाल, ये टक्कर दे रही है, सॉलिड से ज्यादा दे रही है, सॉल्यूशन से ज्यादा दे रही है। ट्रेंड में सरफेस केमिस्ट्री भी रहती है। और सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा टॉपिक भी रहता है जो थोड़ा सा पढ़ के एनसीईआरटी समझ के किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। कुछ टॉपिक हैं जैसे हार्डी-शेल्ड रूल, गोल्ड नंबर, इन पे नजर बनाए रखिएगा, ये जरूरी है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट आता है आपका वो ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में ये घबराने की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री को लेकर, ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं आ रहा। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जनरली क्वेश्चन जो बन रहे हैं खासतौर पे जेईई मेन में, उनमें बहुत ज़्यादा, तो इतना परेशान मत हुआ करो यार, जो मेजर पोर्शन उस पर ध्यान दिया करो ना, क्यों नहीं देते हो। अब ये जो बाकी सारी चीजें यहां से यहां तक देखो, ये एल्काइल हैलाइड, यहां से चलो, ये आपको दिख गया, यहां तक दिख गया जी। तो ये एनसीईआरटी की बात चल रही है पूरी। यहां पर आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन सर कम आते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कम आते हैं क्या? भैया ऐसा नहीं है। देखो ऑर्गेनिक में अगर आप ध्यान से देखो तो एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी होती है, तो इंटरलिंक्ड होता है। जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत की उन्हें पता है कि अगर हम एक या दो चैप्टर ढंग से कर लें तो पूरी केमिस्ट्री में हमें हेल्प मिल जाती है ऑर्गेनिक में। ये इंटरलिंक है। एल्काइल हैलाइड में एक्वस केवच डालेंगे, अल्कोहल बनेगा, एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टी हो गई, अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। तो एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रिपरेशन है, आपस में लिंक है, तो इतना कोई कठिन नहीं हो रहा है। फिर कहूंगा कन्वर्जन पे खुद बैठ के फोकस करके करना। प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे कहानी घूम रही है। क्लियर है बात? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड पॉलीमर्स, ये यानी कि बायोमोलिक्यूल आता हुआ। इसके अगले वाला आप देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक्चुअली ऑर्गेनिक का ही हिस्सा है इसी के अंदर, ठीक है। हम इसको इस तरह क्लासिफाई करते हैं थोड़ा वीएमसी में, बट अगर देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वही बेंजीन वाली बात चल रही है, उनके डेरिवेटिव्स। फिनॉल तो पढ़ा ही है, एनालीन तो पढ़ा ही है। पहले 3 चैप्टर में एसिडिक करैक्टर ध्यान रखिएगा, पहले 3 मतलब हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर। इसमें एसिडिक करैक्टर के कंपैरिजन पे ध्यान रखिएगा। अमाइंस में आते ही कहानी बेसिक करैक्टर में उलझेगी। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में अमाइंस में बेसिसिटी के ऊपर अच्छे सवाल दिए हैं, केबी पीकेबी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बड़ा मेजर पोर्शन आएगा इसमें से। अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया था ट्रांजिशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटलर्जी भी आप देख रहे हैं 14 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप देख रहे हैं, अच्छा खासा पोर्शन यहां भी खींच रहा है। 11 मिल रहा है आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस देखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने प्रैक्टिकल में भी देखा है, वहां भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे ये। कुछ बच्चों को लगता है थोड़ा टफ है, तो कोई बात नहीं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो इस तरफ मुड़े, जरूर डेफिनेटली आएगा आपके पास। बट अगर आप नीचे देख रहे हैं तो मेटलर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत ज़बरदस्त। कुछ बच्चे लगे रहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, देखो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा क्योंकि डायरेक्टली नहीं आ रहा। काइनेटिक्स के अंदर आप देखते हैं जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, स्ट्रोंशियम के बारे में दे रखा है, बैक एक्सरसाइज में दे रखा है, तो मुझे लगता है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गई है। बहुत ना परेशान हो, नहीं आई है। वो नॉर्मली देखा जाए तो वो हाफ लाइफ वाली चीज़ों से ही सॉल्व हो रहा है। वो इक्वेशन है ना 2.303 करते हो ना, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन वाली, जो रेस्ट अपॉन रेस्ट वाली, वो लैम्डा लगा के उसी पे चल जाएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा तो किन किन बातों पे ध्यान देनी है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं है अब जो बता रहा हूं मैं। अगर कायदे से देखा जाए तो 1 वीक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी अगर लेके बैठा जाए, बिना डरे बैठना पड़ेगा, सवाल खुद करने हैं तो 1 वीक में आप अच्छे से इसको खींच सकते हैं। उठाइए ना एनसीईआरटी, मत भागिए बहुत कुछ पीछे, एनसीईआरटी उठाइए पहले, ठीक है। करो तो सही कन्वर्जन, एक बार समझ में तो आएगा एल्डोल क्या है।
ठीक है, तभी तो समझ में आएगी बात। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैनल पे हमारे वीडियो हैं और भी आ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। तो कहानी वहीं पर मिक्स करेगी, यहाँ पर आपके लिए काम हो जाएगा उससे। बस एक सोचने का नजरिया ठीक करना है। तो भैया एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में हमारे समझ में आ रही है बात कि अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बात तो फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली बात तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे बहुत फोकस करो केमिस्ट्री के लिए। ज़्यादा जज्बाती हो के मैं ये किताब उठा लूँ, मैं वो किताब उठा लूँ, मत करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। जिन बच्चों ने तैयारी कर ली वो रिवीजन करें, जिन्होंने नहीं करी है पहले वो इन चीज़ों को पूरा करें फिर रिवीजन करें। 100% सिलेबस नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 करो बट बढ़िया करो, 80 करो पर बढ़िया करो, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जबरदस्ती सिलेबस कवर करने के चक्कर में कोई चीज़ ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बेटा वो 4 देगी नहीं, 5 ले जाएगी। कैसे? वो तो 4 मिलेंगे नहीं, एक नेगेटिव और कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब जो पढ़ो ढंग से पढ़ो, सारा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, 80% करो, ढंग से करो। और 80% में आपको दिख रहा है पेरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक के अंदर लगभग 70 से ऊपर खींच गए। ऑर्गेनिक आप देख रहे हैं, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपको 12th की ऑर्गेनिक ऐसा मत सोचना कि 11th की नहीं करी थी, बहुत सारा इन्वॉल्व होती है वो 12th में। अच्छे से करो, एनसीईआरटी कन्वर्जन ढंग से करो तो तुम्हारे को उसमें फ़ायदा मिलेगा। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ढंग से करो, 1 हफ्ते में हो सकती है, सारी चीज़ें पढ़ के आराम से कर सकते हो। यहाँ पर भी डिस्कशन होंगे। अगर तुम चाहते हो कि नहीं एनसीईआरटी के ही पूरे ऑर्गेनिक के हम ही करा दें यहाँ पर, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, करा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो, जो मैंने एनालिसिस बताया है सारा बॉन्डिंग के बारे में, मैंने बार बार कह रहा हूँ पीरियोडिक बॉन्डिंग बहुत जरूरी होगा 11th के, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ हो गया, ऑर्गेनिक 12th की एनसीईआरटी सेकंड वाला पार्ट हो गया। फिजिकल में करने के लिए मैंने बता दिया, मोल कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लेना तो सभी चैप्टर्स में काम आ जाएगा। फिर अभी जैसे 12th के मान लो अच्छे हाथ हैं तो ये 12th की जो फिजिकल है, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स और लेट्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको अच्छा कर लो। सॉलिड को लेकर अगर परेशान हो तो डेंसिटी और डिफेक्ट को पढ़ लो, ये जरूरी है। डेंसिटी और डिफेक्ट्स ये ध्यान से पढ़ लो। किसी की बहुत अच्छी तैयारी है सॉलिड में तो वो जरूर आगे पढ़े, वो तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इनको भी समझे। बट अगर नहीं है तो डेंसिटी और डिफेक्ट अच्छे से करो। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के डिफरेंसेस के इसमें भी क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी में ही सॉलिड स्टेट में लास्ट में दिया हुआ है वो निकल और ऑक्सीजन का ध्यान दो, वो जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। सो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है सॉलिड में तो बस इतना कर लो, बाकी नहीं तो कर ही सकते हो आराम से। इसका बता दिया मैंने। सरफेस पे ध्यान देना है, सीरीओ अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं, रोना नहीं है, वो कायरल कार्बन पे क्वेश्चन पूछता रहेगा मैक्सिमम। इतना तो पता होगा ना कि SN2 में वॉल्टन इन्वर्जन होता है, क्यों घबराते रहते हो। वो डॉटेड बनाएगा तो उसमें मोटी का लाइन लगा देना, और क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, ऐसी बात ही नहीं है, ये तो एनालिसिस बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले सीक्वेंस ये करनी है कि जिनकी 12th अच्छी है, देखो पास आउट वाले बच्चे तो पूरा ही करेंगे, वो तो अपना टाइम लगा रहे हो, तुमने अपनी लाइफ का 1 साल और लगाया है, ढंग से करोगे। जो बच्चा 12th में है वो दे रहा है जेईई मेन, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ 12th वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, वो तुम्हारी पकड़ है, वो तुम्हारी पकड़ है। तो तुम्हारी पकड़ अगर देख रहे हो तो देखो, अगर मैं कह देता हूँ ओवरऑल 360 में से 198 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी 12th के रहे हैं, हर सेशन के मिला के जो हम बात कर रहे हैं, यानी 12th का वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा। जेईई मेन के अंदर देखो जो बच्चे 250 के ऊपर टारगेट कर रहे हैं वो तो फिर मजेदार हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन बच्चों के अभी कम आ रहे हैं मार्क्स, तो तुम टारगेट करो 180 से 200 जरूर, यानी 45 से 50 क्वेश्चन ये जरूर टारगेट करो। और केमिस्ट्री का अच्छा पोर्शन रहेगा उसमें, और उसमें 12th का पोर्शन काफ़ी आने वाला है। तो जो बच्चे 12th में हैं वो 12th वाले हिस्सों को जोरदार तरीके से करें। वो ये रहा आपके सामने वेटेज। ऑर्गेनिक तो आपने करनी है, पहले 3 तो आपने करनी है, बोर्ड के लिए भी तो करने हैं भाई पहले 3, तो एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी ना। लिंक करना सीखो, परेशान मत हो कि बोर्ड की तैयारी करें कि जेईई की तैयारी करें। अरे भाई बोर्ड की तो कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो करोगे ही, बस फिर काम खत्म है। और मेजर तो यही है ऑर्गेनिक, वहां पर एनसीईआरटी पार्ट 2 और ये वाले पहले 3 चैप्टर ये तो बोर्ड में भी हैं, क्यों घबरा रहे हो गुरु, कोऑर्डिनेशन तो वहां भी चला जाएगा हमारे। फिर बस तो 12th में इन पे फोकस करो, 1 हफ्ता लगा लो ऑर्गेनिक में, 5 से 6 दिन लगा लो इसमें, और 2 से 4 दिन लगा लो लेट्स से कोऑर्डिनेशन और ये
बायोमोलिक्यूल वगैरह में, तो 15 से 16 दिन में फिर से अच्छा रिवाइज हो गया। और 11th में अगर कम भी था तो 11th के लिए बता ही दिया मैंने, इन पे फोकस करना है। तो 20 से 22 दिन में तुम अच्छी तैयारी कर सकते हो, और फिर सवाल किए जाओ, टेस्ट किए जाओ। अब जो बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। जब घर पे प्रैक्टिस करते हो, खास तौर पे दिसंबर 1 से तो कोशिश करना, दिसंबर 1 से, कि कोशिश ये करनी है कि टेस्ट एक तो जरूर देना है दिन में, उसका एनालिसिस करना है। टेस्ट जरूर देना है, एनालिसिस करना है, चाहे 9 से 12 बैठ के दो, चाहे 2 से 5 बैठ के दो। जब हमारे पास ये इन्फो हो जाएगी कि हमारा कौन सा स्लॉट है, फिर तो हम उसी स्लॉट पे बैठ के जब तक पेपर होगा तब तक उसी स्लॉट पे बैठ के पेपर देंगे। मान लो मेरा 9 से 12 का पेपर है, तो बेटा मैं रोज फिर सुबह उठ के, मुझे पता लग जाएगा तब तो मैं रोज सुबह उठ के 8 बजे से अपनी स्टडी डेस्क से बैठ जाऊंगा और एक पेपर जरूर करूंगा, ताकि उस दिन मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव रहे 9 से 12 में। बट अगर नहीं पता है, जब तक मुझे एडमिट कार्ड की टाइमिंग का नहीं पता मुझे, तब तक मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट जरूर दूं। एक 9 से 12 के स्लॉट पे दूं, तो अगला 2 से 5 के स्लॉट पे दूं। ये प्रैक्टिस आपको दिसंबर से करनी पड़ेगी। तो आज से आपके पास लगभग 40 ऑड डेज होंगे, 40-45 डेज के आसपास, ठीक है, जहां आप ये सब चीजें कर सकते हैं एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो बेटा ये था एक केमिस्ट्री का शॉर्ट एनालिसिस। फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे 12th वाली पे फोकस करो, एनसीईआरटी उठाओ, फोकस करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम, देखो वैसे तो सारा ही करना है, बट मैक्सिमम जाओ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिजिकल में सबसे पहले वेटेज दो मोल कॉन्सेप्ट को, फिर इलेक्ट्रो, फिर काइनेटिक्स, फिर सॉल्यूशन, फिर इक्विलिब्रियम, फिर थर्मो, और स्टेट्स ऑफ मैटर साथ में लगा ही लोगे। सीक्वेंस ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर आपको लास्ट में एक बात बोलूंगा, फिर वही बोलूंगा, क्या कर सकते थे इस पे ध्यान मत दो, क्या कर सकते हो इस पे ध्यान दो। अब तुम शुरू से शुरू नहीं कर सकते, वो वक्त नहीं आएगा, बट हाँ आज से अगर तुम कुछ बदलाव करोगे तो तुम रिजल्ट चेंज कर दोगे, अंजाम बदल दोगे। ऑल द बेस्ट। अगले मेरे जो वीडियो आने वाले हैं हमारे इस चैनल पे, आप देख रहे हैं फिजिक्स के आ रहे हैं, मैथ्स के आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, और केमिस्ट्री के भी मैंने आपसे बोला जो वीडियो हैं, तो हमारे इसी चैनल पे आएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, विद्या मंदिर क्लासेस। थैंक यू बच्चों।